बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम बहुत ख़राब था। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। मेरा घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। इस मौसम में तो वैसे भी मेरा अपने घर में दम घुटता था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ। एक दो बार मैंने घर से बाहर निकलने की भी कोशिश की, लेकिन अम्मी ने मुझे डांट कर घर में बैठा दिया कि सर्दियों की बारिश है, ज़रा सी भी ठंडी हवा लग गई तो बीमार पड़ जाओगे और फिर सारी सर्दियां मुझे ही अज़ाब भुगतना पड़ेगा। अम्मी से अच्छी खासी बातें सुनकर मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन मुझे एक लम्हे के लिए भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं बस यहाँ से कहीं गायब हो जाऊँ। थोड़ी ही देर बाद अचानक ही मेरा वहाँ पर कज़न आया और मुझे कहने लगा, चलो मेरे साथ, तुमसे मुझे कोई ज़रूरी काम है। कज़न की बात सुनकर मैंने बेसख्त अम्मी के चेहरे की तरफ देखा। अम्मी भी मेरे कज़न की तरफ भी देख रही थी। इससे पहले कि मैं उठता और बह जाता, अम्मी बोल पड़ी, अरे कौन सा काम है, मुझे भी बताओ। उसे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो? तुम यहाँ पर भी, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, पहले मुझसे बात करो। अम्मी की बात सुनकर मेरा कज़न हड़बड़ा गया। उसको हड़बड़ाते देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये यकीनन मेरी मदद करने के लिए आया है और उसे मुझसे कोई हकीकत में कोई काम नहीं है। उसने बहाना बनाया और कहा, दरअसल ताया अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, इसी वजह से उसे लेने के लिए आया हूँ। अम्मी भी यकदम परेशान हो गई और कहने लगी, मैं भी चलती हूँ, भाईजान को क्या हुआ है? अम्मी को हमने तसल्ली दी और कहा कि ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस मामूली सी तबीयत ख़राब हुई है, करीब ही डिस्पेंसरी में लेकर जाना है। मेरा कज़न मज़ीद बोला कि मुझे दवाइयों के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है और ना ही मुझसे डॉक्टर से ठीक तरह से बात होती है, बस इसीलिए आपके पढ़े लिखे बेटे को लेने के लिए आया था। उसकी बात सुनकर अम्मी मुस्कुराने लगी। यकीनन उन्हें मेरे कज़न की बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई थी। जब भी कोई उनके बच्चों की तारीफ़ करता, वो इसी तरह से खुश हो जाया करती थी। इसलिए उन्होंने मुझे खुशी खुशी उसके साथ जाने की इजाज़त दे दी। जब मैं घर से बाहर निकल रहा था, तब मेरा दिल खुशी से उछल रहा था। मैंने एक नज़र अपने कज़न पर डाली और उसे गले लगा लिया। उसने जल्दी से मुझे पीछे हटाया और कहने लगा, इस तरह के औपे काम मेरे साथ मत क्या करो। मुझे पता था कि तुम्हारा घर में दम घुट रहा होगा और तुम्हारी माँ तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रही होगी, बस इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। अब इससे ज़्यादा मुझे से किसी भी चीज़ की उम्मीद ना रखना, क्योंकि मैंने खुद अभी एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, जहाँ दिल करे जाकर घूमो। ये कहकर उसने अपना रास्ता तब्दील कर दिया, जबकि मैं दाएं जानब वाली गली की तरफ मुड़ गया। अब हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी, जबकि मैं गली में चहलकदमी कर रहा था। बाहर का मौसम अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब मैं उसे खुलकर एंजॉय कर रहा था। मुझे चहलकदमी करते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक ही मुझे निदा की आवाज़ सुनाई दी, जो अपने घर की दीवार पर खड़ी होकर मुझे देख रही थी। निदा को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट के निज़ाम मेरे बचपन की मोहब्बत थी और मेरी कज़न भी थी, उस पर मैं अपनी जान लूटता था। अभी भी उन्हें मुस्कुराते देखकर मैं खुश भी हो गया। मैंने उसे कहा कि तुम सर्दी में यहाँ पर क्यों खड़ी हो, जल्दी से अंदर जाओ वरना बीमार हो जाओगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ अपने महबूब के दीदार के लिए आई थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम आज कितने अरसे बाद यहाँ से गुज़र रहे हो? मैंने याद करने की कोशिश की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन 3 हफ्तों के बाद इस गली में आया था। दरअसल मेरे पिछले दिनों पेपर चल रहे थे और शहर के चक्कर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बस इसी वजह से ही यहाँ पर नहीं आ पाया। मैंने उससे माजरत की तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ किया। तुम भी क्या सोचोगे कितनी सखी औरत से तुम्हारा पाला पड़ा है। मैं भी खुलकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर उससे खड़ा बातें करता रहा और फिर दोबारा से चहलकदमी करने लगा। आज न जाने क्यों मुझे बहुत ही अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अब तो मेरा दिल इस गली में भी नहीं लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि किसी ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां पर कोई भी मौजूद न हो, बल्कि सिर्फ मैं तन्हा हूं और मेरे साथ कुदरती मनाजर हों जिन्हें देखकर घर में लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूं। मैं एक और बात का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरी अम्मी को मोबाइल चलाना नहीं आता था। यूँ होता आया कि घर का कॉल करके ये पता नहीं कर सकती थी कि मैं वाक़या उनके घर हूँ या फिर कहीं और हूँ। किसी वजह से मैं बेफ़िक्र घूम रहा था, चूँकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मेरे वालिद का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मेरे अलावा मेरी 5 बहनें थीं, लेकिन पाँचों ही शादीशुदा थी। घर में सिर्फ मैं और अम्मी ही मौजूद होते थे। जब मैं बाहर चला जाता तो मोहल्ले में जो मेरी बहन रहती थी वो अम्मी के पास चली आती थी। अभी भी मुझे यकीन था कि वो अम्मी के पास ही बैठकर बातें कर रही होगी। मेरी अपनी इस बहन से बहुत ज़्यादा बनती थी
क्योंकि वो हमेशा ही मेरे राज रखती थी और अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो वो मेरी गलती पर पर्दा डाल देती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोग मिले थे वो सारे लोग मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे थे। अगर मेरे दोस्तों की बात करता तो मेरे दोस्त भी मुझ पर अपनी जान लुटाते थे। मैं भी उन सब लोगों की बहुत ही इज़्ज़त करता था और कोशिश करता था कि मेरी वजह से कभी भी उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। अभी अपने करीबी रिश्तेदारों के बारे में सोचते सोचते मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। मुझे पता ही न चला कि कब मैं गांव का कुआं क्रॉस करके खेतों में चला आया। खेतों में जगह जगह पानी खड़ा था, इसलिए वहां पर उतरने की मैंने गलती नहीं की और पगडंडी में बैठकर ही सामने के मनाज़र देखने लगा। इस दौरान मैंने अपने एक दोस्त को भी कॉल कर दी थी। दरअसल वो भी घर में बोर हो रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं खेतों में ही बैठा हुआ हूँ, बारिश भी रुकी हुई है, चलो आ जाओ, यहाँ पर आकर एक गपशप वगैरह लगाएंगे। उसके साथ ही मैंने उसे मूंगफली लाने का भी कह दिया। अब मैं थोड़ी देर बाद की जाने वाले याशी के बारे में सोच रहा था और खुलकर मुस्कुरा रहा था जब अचानक ही मुझे एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने उसे अपना वहम करार दिया और अपना ध्यान दोबारा से कुदरती मंजर की तरफ कर दिया, लेकिन जब आवाज़ ऊंची हुई तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने दाएं बाएं जानब देखना पड़ा। वैसे तो मैं लड़कियों की तरफ तवज्जो नहीं देता था और ना ही उन्हें देखना पसंद करता था, क्योंकि मेरी पहले ही एक अदद मंगेतर थी और मैं सोचता था कि दूसरी लड़कियों की तरफ देखकर मैं उसके हक में डाका डाल रहा हूँ। मगर इस बार वो लड़की रो रही थी और उसकी तरफ देखना मेरी मजबूरी बन गई। बहुत थोड़े ही फासले पर एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसके बाजों पर निशान हो। ज़रा सर उसने आधी बाजू के पकड़े कपड़े पहने हुए थे, जबकि उसकी आधी बाजू जो नज़र आ रही थी वो लाल हुई पड़ी थी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हो। उसकी ये हालत देखकर मेरे दिल को कुछ ना हुआ। न चाहते हुए भी मैं उठा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं उससे थोड़े ही फासले पर रुक गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उसे कैसे मुखातब करूं। अचानक ही मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबराने लगा। बेसख्ता हमने पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगा और जल्दी से जाकर उसी जगह पर खड़ा हो गया जहाँ थोड़ी देर पहले मौजूद था। अब हमें दूर से खड़ा उस लड़की को देख रहा था, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसके पास जा सकूं या उसके से कुछ पूछ सकूं। एक अजीब सी वहशत थी जो इस वक्त मेरे दिल में बसी हुई थी। मैं वहाँ खड़ा उसी शशोपंज में मुब्तला था जब अचानक ही मुझे उस लड़के की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई भी मेरी मदद नहीं करता, कोई मुझे तकलीफ़ में अकेला छोड़ देता है। तुम्हें अभी मुझे तकलीफ़ में अकेला छोड़ दिया। तुम जानते थे कि मैं ज़ख्मी हूँ, तुम जानते थे कि मैं इस वक्त दर्द में हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने भी मुझे बाकी लोगों की तरह धोखा दे दिया। उसकी बातें सुनकर मुझे जिस्म से अपनी जान निकलते हुए महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उससे पता चल गया होगा कि हमें उसके पास गया था, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए थे। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि वो मुझे देख चुकी है और ये भी देख चुकी है कि मैं उसके पास खड़ा रहकर वापस आ गया हूँ। अचानक ही वो वहाँ से उठी और फूट फूट कर वहाँ से चल दी, जबकि मेरा भी दिल घबराने लगा। मैं भी जल्दी से खेतों से उठा और दूसरी जानब चल दिया। थोड़ी ही देर बाद मुझे अपने दोस्त की कॉल मसूल हुई, जो खेतों से ही थोड़े फासले पर मौजूद था और मुझे पुकारा था। मैंने उसे बताया कि वहाँ से उचका हूँ और अपने एक दूसरे दोस्त की बैठक में बैठा हूँ। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और फिर तकरीबन 15 ही मिनट के बाद वो मेरे सामने मौजूद था। मैं खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। मैं अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पा रहा था। यूं लग रहा था जैसे उस लड़की को देखने के बाद मेरा दिमाग मफलूज हो गया हो और सारी बातें ख़त्म हो गई हों। वो मुझे इस तरह से खामोश देखकर वो पूछने लगा, क्या हो गया है, कहीं कोई भूत तो नहीं देख लिया। उसकी बात सुनकर मेरे जिस्म को झटका लगा। अचानक ही मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैंने वाकया ही कोई जुड़ेल देख ली है। फिर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सारा हिलाया और उसे कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं अम्मी की वजह से थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। अम्मी इस वक्त घर में अकेली होगी और मैं यहाँ पर चला आया। अगर पीछे कुछ हो गया तो मसला हो जाएगा। मेरी बातें सुनकर पहले तो वो मेरे पीछे की तरफ चेहरे की तरफ देखता रह गया और फिर खिलाकर हंसते हुए कहने लगा, अरे अरे देखो तो सुबहान को भी अपने वालिदैन की फ़िक्र होने लगी है। उसकी बात सुनकर मैंने उन्हें बुरा सा मुँह बनाया और कहा, क्या मतलब है इस बात का? तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपनी माँ की परवाह नहीं है?
नहीं, ये बात नहीं कह रहा था, बल्कि मुझे तो हैरानगी हो रही है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार तुमने मुझे कहा है कि अम्मी की फ़िक्र हो रही है। मुझे पता है कि तुम अपनी माँ की फ़िक्र करते होगे, लेकिन कभी तुमने इस बात का हमारे सामने इज़हार नहीं किया। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और कुछ भी नहीं कहा। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, समझ नहीं पा रहा था कि मसला क्या है। दूसरा दोस्त जो मेरे करीब ही बैठा हुआ था, उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, अगर तुम्हें किसी भी किस्म का कोई मसला है तो तुम हम भाइयों से बता सकते हो। तुम्हारे चेहरे से देखकर लग रहा है जैसे तुम बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो। उसकी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा देर मैं अपने दोस्तों में ना बैठ सका, क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। तकरीबन 15 मिनट बाद ही मैं अपने घर वापस लौट आया। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी अम्मी उस वक्त चारपाई के नीचे पड़ी हुई थी, जबकि उनके सर से खून निकल रहा था। अम्मी की यह हालत देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं तेज़ी से भागता हुआ अम्मी के पास गया और अम्मी के चेहरे को थपकते हुए उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा। मैं यही अमल दोहरा रहा था जब अचानक ही मेरे कानों में सरगोशी हुई, तुमने मेरी मदद नहीं की थी। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, हमारा साब मुकम्मल हो गया। ये आवाज़ सुनकर मेरे जिस्म को खौफ का झटका लगा। मैं तेज़ी से अपनी चालों की तरफ देखने लगा, मगर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसी दौरान ही मेरी बहन भी घर के अंदर दाखिल हो गई। अम्मी की हालत देखकर वो परेशान हुई और मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है। मैंने उसे कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आया हूँ। मैंने मैसेज किया था कि अम्मी के पास चली जाना, मुझे देर हो जाएगी। उसने मुझसे माज़रत की और कहा कि वो कामों में मसरूफ़ थी, इस वजह से मैसेज नहीं देख पाई। अभी उसने उसे देखा तो चली आई। खैर, ये बातों का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अपनी बहन की मदद से अम्मी को सहारा दे दिया और फिर उन्हें करीब ही डिस्पेंसरी में ले गया। थोड़ी देर पहले मैं उन्हें बहाना बनाया था कि, लेकिन अब वो बहाना सच हो गया था और मेरे झूठ का शिकार होने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ही थी। अम्मी की हालत देखकर मुझे शदीद तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। करीबी मेरी बहन बैठी फूट फूट कर रो रही थी, जो मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा कर रही थी। मैंने उसे डांट कर खामोश करवाया, क्योंकि उसने के आंसू मेरे दिल पर कहर बनकर बरस रहे थे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। काफ़ी देर के बाद जब अम्मी को होश आया तो मुझसे पूछने लगी, अरे वो लड़की कहाँ है। अम्मी की बात सुनकर मैं दोबारा से खौफज़दा हो गया। मैं बहुत गौर से अम्मी को देखने लगा और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप किस लड़की की बात कर रही हैं। मेरी बात सुनकर वो परेशानी से अपने सर पर हाथ रखने लगी और कहने लगी, अरे वही लड़की जिसने मुझे गिराया था। मैंने एक नज़र अपनी बहन की तरफ देखा, वो भी फ़िक्रमंदी से मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने अम्मी से पूछा, क्या वो हमारे मोहल्ले की थी। मेरी बात सुनकर हम भी चंद लम्हे मेरी आंखों में देखती रही, जबकि उस दौरान मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से के साथ चल रही थी। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब अम्मी ने जवाब दिया तो मेरा दिल थोड़ा सा मुतमिन हुआ। अम्मी ने कहा कि वो लड़की हमारे मोहल्ले की ही थी, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं आता। वो जल्दी से मेरे घर के अंदर दाखिल हुई और मुझे धक्का दे दिया। उसके बाद मैं ज़मीन पर गिर गई और मेरे सर पर चोट लग गई। अरे देखो, तो वो घर से कुछ चुरा कर तो नहीं ले गई। अम्मी की बात सुनकर मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, नहीं, आप फ़िक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसने कुछ भी नहीं चुराया। मेरी बात सुनकर अम्मी थोड़ी सी मुतमिन हो गई, लेकिन मेरा इत्मीनान गायब हो चुका था। मेरी नज़रों के सामने अभी तक वही खेतों में बैठी हुई लड़की घूम रही थी और उसकी तकलीफ़ भरी बातें और फिर उसकी आंखें, वो सब मुझे बहुत बेचैन कर रही थी। रात को मैंने नहीं ताकि घर जाना था, क्योंकि उसकी फूफी इंग्लैंड से आ रही थी। इसी खुशी में उन्होंने सबकी दावत रखी थी। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि अम्मी की तबीयत ख़राब थी, लेकिन अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया और कहने लगी कि ये क्या बात हुई, वो तुम्हारी मंगेतर है और उसके साथ साथ तुम्हारी खाला की भी बेटी है, तुम्हारा जाना लाजमी है। अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे नहीं कि घर भेज दिया। अभी मैं रास्ते में ही मौजूद था जब मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे पलट कर देखा तो चंद लम्हों के लिए हैरान रह गया। पीछे एक ही लड़की खड़ी थी, जिसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और जिसने अपने चेहरे को नकाब से ढंपा हुआ था। मैं उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पुकारा था। दूसरी तरफ से उसका कोई भी जवाब मसूल ना हुआ, बल्कि वो टमटमाती हुई आंखों से मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। अब उसकी इस हरकत से मुझे कोफत होने लगी थी और इस तरह की लड़कियां तो मुझे शुरू से ही नापसंद थी। मैंने अभी चंद कदम ही उठाए थे
के उसने मुझे कहा कि तुमने मेरी मदद नहीं की, और ये कहकर वो दोबारा फुट फुट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर मेरे जिस्म का झटका लगा। मैंने जल्दी से पीछे पलट कर देखा तो वो लड़की अभी तक वहीं पर ही खड़ी थी और फूट फूट कर रो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या कहूँ। मैं तो हैरान हो गया था कि वो यहाँ पर कैसे आ गई और उसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। दिन के वक्त अम्मी के साथ जो हादसा पेश आया था अब वो भी मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा था। दिल में तो आया कि एक बार उसे पूछ डालूं कि मेरी अम्मी के साथ वो सब करने वाली तुम ही थी ना। फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि वो अगर ये लड़की ना हुई तो दोबारा से तकलीफ़ उठाएगी और मेरी बातों को सोच सोच कर ही रोती रहेगी। इसी वजह से मैंने खामोश रहने का फ़ैसला किया। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल करता अचानक ही वहाँ पर निदा आ गई। वहाँ पर निदा की मौजूदगी से मुझे अचानक ही शर्मिंदगी का एहसास होने लगा, क्योंकि मैंने निदा को हमेशा से यही बताया हुआ था कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी लड़की नहीं है, और लड़कियों को देखना तो दूर की बात है, मैं कभी उनसे बात ही नहीं करता। निदा ने मुझसे पूछा, अरे तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर चलो। उसकी बात सुनकर मैंने बेसाख्ता पीछे देखा, लेकिन हैरान रह गया कि वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। यकीनन वो वहाँ से जा चुकी थी। मैंने भी शुक्र का सांस लिया। बेइज्जत हो गई। मैंने निदा के साथ मुस्कुराता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। उस दिन मुझे बहुत ही मज़ा आया था। मेरे तमाम कज़न वहाँ पर इकट्ठे थे। उसके अलावा मेरी फूफो के बेटे बहुत मज़ाकियात हैं। उन्होंने अपने साथ बहुत सी गेम्स लगाई हुई थी जिनसे तमाम लोग ही लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। इस दौरान मुझे अपने घर वालों की भी याद आ रही थी। मैं सोच रहा था कि कहीं अम्मी अगर यहाँ पर होती तो उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा जिंदा दिल थी और इस तरह के मौके वो बहुत शौक़ से अटेंड करती थी। मुझे वहाँ पर उन लोगों में बैठे हुए काफ़ी देर गुजर चुकी थी और इस दौरान अपने चेहरे पर मुसलसल किसी की नज़रों की तपश का एहसास हो रहा था। मैं बार बार गर्दन उठाकर अपनी दाएं जानब देखता, लेकिन वहाँ पर कोई भी नज़र न आता। फिर मैं जब सामने की तरफ देखता तो दोबारा से अपने चेहरे पर नज़रों की तपश का एहसास होने लगता। मैं बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। अचानक ही निदा मेरे पास आई और पूछने लगी, क्या हो गया है, तुम इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और तसल्ली देते हुए कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तबीयत थोड़ी अपसेट नहीं है, इस वजह से थोड़ा बेहतर महसूस नहीं कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि घर जाकर थोड़ा सा आराम कर लूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अभी थोड़ी देर मज़ीद यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर केक कटेगा। दरअसल फूफो के बेटे की सालगिरह भी है। उसकी बात सुनकर मैं उन्हें जल्दी से हाँ में सर हिलाया और उसे कहा, ठीक है, बस मज़ीद थोड़ी ही देर रुकूँगा। उसके साथ ही मेरी नज़र निदा के पीछे खड़ी लड़की इसको देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। मुझे हैरान देखकर निदा ने पीछे पलटकर देखा और मुझसे पूछने लगी, क्या हो गया है। मैंने उससे कहा, कुछ भी नहीं। अब निदा मेरी तरफ मशकूक नज़रों से देखने लगी थी और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो दोबारा उस लड़की की तरफ ना देखूं, लेकिन मैं बार बार उसे की तरफ नज़र उठाकर देख रहा था। मैं निदा से पूछ लेना चाहता था कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है, मगर ये सोचकर नहीं पूछा कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल में कोई गलत बात चली जाए। मैं निदा को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता था। थोड़ी ही देर वहाँ पर गुजार कर मैं अपने घर लौट आया। घर आकर मैं बेचैनी मज़ीद बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी नाम की पुकार का एहसास होता। जब मैं देखता तो वहाँ पर कोई भी मौजूद ना होता था, जबकि उस लड़की की सिसकियाँ भी मुझे मुसलसल सुनाई दे रही थी। अगले दिन ना चाहते हुए भी मैं दोबारा उसी तरफ चला गया। मैंने देखा वो लड़की अभी तक वहीं पर बैठी हुई है, मगर उसके करीब जाने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उसे वहीं दूर से खड़ा देखता रहा। काफ़ी देर देखने के बाद मैं दोबारा से वापस लौट आया। तो मैंने मामूल बना लिया था, अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता तब भी उस लड़की को चोरी नज़रों से देखता था, और अगर अकेला जाता तब भी उस लड़की को देखता था। एक दिन मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने का फ़ैसला किया। आप लोग बैठक में बैठे हुए थे। मैंने उन्हें कहा कि तुम लोगों को पता है, उस दरख्त के नीचे हर रोज़ एक खूबसूरत लड़की बैठी रो रही होती है। पता नहीं उसे क्या मसला है। मुझ में हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उसके पास जाऊं। मेरी बात सुनकर करीब बैठा दोस्त जल्दी से कहने लगा, अरे तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। तुम्हें अब तो पता है कि हमें खूबसूरत हसीना देखने का कितना ज़्यादा शौक़ है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे माज़रत की और कहा, माफ़ कर देना। दोस्त ने खुद परेशान था और सोचता था कि न जाने वो कौन होगी और वहाँ पर क्या कर रही होगी। दूसरा दोस्त कहने लगा, मुझे तो लगता है कि तुम पर वो आशिक हो गई है, इसी वजह से रोज़ वहाँ पर अब बैठ जाती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि तुम भी उसे देखने के लिए आओगे।
दोस्त की बात सुनकर मैंने उसे सुनाई और उसे कहा, कुछ तो शर्म करो लो, तुम्हें पता है कि मेरी मंगनी हो चुकी है और अपनी मंगेतर से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं आखिर उसे देखने के लिए क्यों जाऊँगा। दोस्त हंसने लगा और कहने लगा, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो मेरी बात ही सीरियस ले ली। काफ़ी देर तक बैठे हम उस लड़की को डिस्कस करते रहे और फिर आखिर हमने फ़ैसला किया कि हम सब उस लड़की को देखने के लिए जाएंगे। जब मैं अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल रहा था तो उसी वक्त ही मेरे दिल में दोबारा से ख्याल आया कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, और उसके साथ ही मेरे कानों में दोबारा सरगोशी होने लगी। तुम क्यों सबके सामने मेरा तमाशा बनाना चाहते हो? मैंने तुमसे यूँ उम्मीद नहीं रखी थी। मैं तो तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं खौफ से अपने चारों तरफ देखने लगा, मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने दोस्तों को रोका और कहा, चलो वापस चलते हैं, उसे फिर किसी दिन देख लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त ज़िद करने लगे और कहने लगे, नहीं, आज तो हम देख कर ही रहेंगे, हम भी देखेंगे आपके आखिर वो कौन सी लड़की है जो हमारे दोस्त को का लट्टू हो गई है और जो उसे देखने के लिए यहाँ पर चली आती है। मैंने एक गहरी सांस ली और उन्हें लेकर अपने साथ चलने लगा। उस वक़्त मेरी टांगें बहुत बुरी तरह से कांप रही थी और मेरा दिल भी बहुत तेज़ी के साथ धड़क रहा था। मुझे बार बार ये एहसास हो रहा था कि मैं अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करने के लिए जा रहा हूँ, मगर उसके बावजूद भी मैं चलता जा रहा था। जब मैं उसके दरख्त के करीब पहुँचने लगा तो दोबारा से मेरे कानों में सरगोशी हुई, तुम्हारे पास वक़्त है, अभी भी चले जाओ। अगर तुमने वहाँ पर आने की और उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे कहा, बस या चलो, यहाँ से चलते हैं वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। जबकि दोस्त ने मेरे सर पर थप्पड़ मारा और मुझे कहा, ज़्यादा ड्रामे ना लगाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम भी अभी आकर शरीफ हुए हो, पहले तुम भी हमारी तरह ही थे। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और फिर न चाहते हुए भी उन्हें लेकर वहाँ पर पहुँच गया, जहाँ पर वो लड़की अभी भी दरख्त के नीचे बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मैं हैरान था कि ये हर वक्त बैठी रोती क्यों रहती है। मैंने दोस्तों को कहा, देखो यार, अभी भी वो रो रही है, अब तुम में से कोई एक जाए और उसे जाकर पूछे क्या हुआ है, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके पास जा सकूं। मेरे ये कहने की देर थी कि मेरे दोस्त ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और मेरी गर्दन दबाते हुए कहने लगा, क्या तुमने हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है? अरे वहाँ पर कौन सी लड़की है जो तुम्हें नज़र आ रही है? हमें तो वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। दोस्त की बात सुनकर मैंने तेज़ी से वहाँ पर देखा जहाँ वो लड़की अभी भी बैठी हुई थी, फूट फूट कर रो रही थी। मैंने अपने दोस्त को कहा, कम अज़ कम मेरे साथ इस तरह का मजाक तो ना करो, तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी बात सुनकर दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ बनाया और कहा, यार तुमने जो लड़की दिखाई थी वो वाकई बहुत प्यारी थी, क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रही थी और फिर उसके अलावा वो मुझे बातें सुनाते रहे। थोड़ी देर तक हम वहाँ बैठे रहे। मैं बार बार उसी तरफ नज़र उठाकर देख रहा था जबकि मेरे दोस्त मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे वो लड़की अभी भी दिखाई दे रही थी जबकि मेरे दोस्त कह रहे थे कि वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही। काफ़ी देर तक मैं बैठा इंतज़ार करता रहा कि अभी थोड़ी ही देर बाद मेरे दोस्त मुझे कहेंगे कि हम मजाक कर रहे थे। वहाँ पर वाकई है एक लड़की बैठी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें हकीकत में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद हम वहाँ से उठकर वापस आ गए, लेकिन उस दौरान मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे वो सरगोशी अभी भी सुनाई दे रही थी कि अगर तुमने वहाँ पर आने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक वहाँ रखा जाएगा। अब मैं डर रहा था कि न जाने मेरे साथ क्या होने जा रहा है। पूरी रात मैंने इसी बारे में सोचते हुए गुजारी, लेकिन मुझे एक लम्हे के लिए भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। पहले मैंने अम्मी से उस बारे में बात करने का सोचा, लेकिन फिर मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि अम्मी यूं ही परेशान हो जाएगी। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी जो मुसीबत मैंने अपनी सर उठा ली थी ये मेरी अपनी ही मर्ज़ी से थी। मैं नहीं जानना चाहता था वो कौन से है, कहाँ से आई है और क्या चाहती है। मैं बस ये जानता था कि वो जो कोई भी है सिर्फ़ और सिर्फ मुझे नज़र आती है और मेरे अलावा कोई भी उसे नहीं देख सकता। मैंने फ़ैसला किया कि कल दोबारा वहाँ जाऊँगा और उसे जाकर पूछूँगा कि माजरा क्या है, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो। अगले दिन मैं सुबह जल्दी ही उठ गया। सुबह के वक़्त जब मैं वहाँ पहुँचा तो कोई भी नहीं था। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस लड़की का यहाँ पर आने का मखसूस वक़्त है। वो रोज़ 5 बजे ही यहाँ पर आती थी। अब हमें 5 होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वक़्त था कि गुज़रने का नाम ही नहीं ले रहा था।
शाम के 5 बजे मैंने दोबारा हिम्मत की और वहाँ पर चला आया। अब वो लड़की सर उठाकर बैठी हुई थी। लड़की मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। इससे ज़्यादा हसीन लड़की मैंने उन्हें अपनी प्यारी सारी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। उसने उंगली से मुझे अपने पास इशारा किया, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। उस लड़की के चेहरे का नक्श बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बिगड़ने लगे थे और अब उसकी जगह एक बहुत ही खौफनाक चेहरे ने ले ली थी। अचानक ही वो अपनी जगह से उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। पीछे बढ़ता जा रहा था, जबकि वो मेरी तरफ चलती आ रही थी। मुसलसल एक ही बात कह रही थी, तुमने मेरा मजाक बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुम्हें मदद के लिए पुकारा था, ये सोचकर कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। अब तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी होगी। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सारा लाया। खौफ से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं उसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम इंसान नहीं हो, बल्कि तुम कोई और चीज़ हो। मेरी ये बात सुनकर वो मज़ीद गुस्सा हो गई। इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ती और मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाती, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। दोबारा जब मुझे होश आया तब मैं अपने दोस्तों की बैठक में मौजूद था। करीब ही एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ था जो फ़िक्रमंदी से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। वो मुझसे पूछने लगा, बरखुरदार तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसकी बात सुनकर मैं उसकी मिन्नतें करने लगा और उसे कहने लगा, खुदा के लिए बाबा जी मेरी उस चुड़ैल से जान छुड़ा लें, वो मेरे पीछे पड़ गई है। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें डरने की या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुम शुक्र अदा करो कि घर से निकलते वक्त तुम्हारी अम्मी ने तुम पर आयतें पढ़कर दम कर दी थी, जिसकी वजह से वो चुड़ैल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। और दूसरी बात यह कि तुम्हारे गले में एक तवीज़ पड़ा हुआ है। जब तक ये तवीज़ तुम्हारे पास है वो तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हारा पीछा उससे हमेशा हमेशा के लिए छुड़वाना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ। तुमने रात के वक्त उस दरख्त के नीचे जाकर ये अमल करना है। इस अमल से ये होगा कि वो चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। बुज़ुर्ग की बात सुनकर मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ, क्योंकि मुझे शुरू से ही अमलों से बहुत डर लगता था और मुझे ये भी पता था कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने एक नज़र अपने दोस्तों पर डाली जो परेशानी से मेरी तरफ ही देख रहे थे। उनमें से एक दोस्त कहने लगा, अगर तुम कहो तो तुम्हारी जगह मैं अमल कर देता हूँ। दिल में तो आया कि उसे कहूँ दूँ, लेकिन फिर ये सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से ये भी मुश्किल में पड़ जाए। लिहाजा मैंने हिम्मत की और रात के वक्त वहाँ पर पहुँच गया। वो पूरी रात मैंने वो अमल किया। वो बहुत ही मुश्किल अमल था। मुझे हर लम्हे बाद यूँ महसूस होता था जैसे मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से मैंने वो मुकम्मल कर लिया। उसके बाद मैं कभी भी वहाँ पर नहीं गया और मैंने हमेशा ही ध्यान रखा कि वो वीरान जगह है पर कम ही जाया करूँ, क्योंकि बुज़ुर्ग ने मुझे समझाया था कि जब हम वीरान जगह पर अकेले जाते हैं तब ये चीज़ें हमारे पीछे पड़ जाती हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।